जब कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई और नाम हो ना हो, एक नाम जरूर आता है और वो नाम है स्टीव जॉब्स का, एप्पल कंपनी के को-फाउंडर। इस अमेरिकी को दुनिया सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि इन्हें वर्ल्ड के सबसे अच्छे मोटिवेटर्स और स्पीकर्स में भी गिना जाता है। आज मैं आपके साथ उन्हीं के द्वारा दी गई एक ऐसी स्पीच शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी, जिसको कि हम स्टे हंग्री स्टे फुलिश के नाम से जानते हैं। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बता दूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतने करीब पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज आखिर छोड़ा ही क्यों था। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, पर अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो अब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स को मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पे सोना पड़ता था। मैं कोक की बॉटल्स को लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था और मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। ये मुझे काफी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया गया होता था। चूंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज अच्छा बनाती है यह भी सीखा। ये खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सका था और ये मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन सारी चीजों का यूज अपनी लाइफ में कैसे करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस
या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फोन्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फोन्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो आप कर रहे हैं वो आगे चलकर किसी ना किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में। किसी ना किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज किया था। मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो सब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई थी। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अनएक्सेप्टेड कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लॉरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव्ड माई वर्क। आप रियली क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा।
और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर से आपको बहुत दूर ले जाता है और ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझको कैंसर हो गया है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब बस मैं 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था और मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूंगा भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं थोड़ी माफी चाहता हूँ, पर यह सच है। आपका समय बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर वेस्ट मत करो। बेकार की सोच में पड़ के अपनी जिंदगी मत खराब करो। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत जियो। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दो। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब तो बस गौण है। जब मैं छोटा था, एक अद्भुत पब्लिकेशन था, द होल अर्थ कैटलॉग, जो मेरी जनरेशंस की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, उन्होंने इसे पोएटिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलराइड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वो एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इशूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे सुबह का किसी गांव की सड़क का एक फोटो था
वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था।